नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। आज आप एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा हो देश में। इससे पहले बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। फिर खबर आ रही है कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पंजाब 95 इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि सेंसर बोर्ड परेशानियां कर रहा है। दिलजीत ने ट्वीट करके कहा कि अभी के लिए सिर्फ इंटरनेशनली रिलीज हो रही है बिना किसी कट्स के साथ। अब हैरानी की बात देखो, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें सरकार के द्वारा इतना प्रमोट किया जाता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। द साबरमती रिपोर्ट, केरला स्टोरी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वीर सावरकर, ये फिल्में ना सिर्फ सिनेमा हॉल में रिलीज होती हैं बाकी फिल्मों की तरह, बल्कि अक्सर इन्हें टैक्स फ्री भी बनाया जाता है। इनकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी कराई जाती है पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के सामने, और प्रधानमंत्री खुद भी इनका प्रचार करते हैं ट्वीट करके, और वो भी तब जब ज्यादातर समय इन फिल्मों में झूठी कहानी और झूठा प्रोपेगेंडा भरा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म हो जो इनकी आलोचना कर दे या किसी दूसरी पार्टी को थोड़ा फेवर कर दे तो वो डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग पर भी बैन लगा दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आज आप देखने जा रहे हो, इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस घटना के बाद और पूछा कि क्या मैं अपने YouTube चैनल पर इसे रिलीज करना चाहूंगा। तो मैंने ये फिल्म देखी और सोचा क्यों नहीं। अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में आजादी को खत्म किया जाएगा तो मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी जरूरत होगी आजादी को बचाने के लिए। ये जो सेंसरशिप का सिलसिला है, हम इसे आगे इस तरीके से चलते नहीं रहने दे सकते, इसलिए ये आज मैं रिलीज कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था और एक ही केस में एक पॉलिटिकल पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में डाल दी गई। और ये केस ऐसा जिसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डांट लगाई है ईडी और सीबीआई को। इस फिल्म का नाम है अनब्रेकेबल, और हालात इतनी खराब है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं उन्हें हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। तो आइए इसे देखते हैं। घर पर अपने पॉपकॉर्न बना लीजिए और इसे जमकर शेयर करना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि अगली बार लोगों के बोलने के अधिकार को, हमारी आवाज को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। 70 में 67 सीटें कोई सोच सकता है? 70 में 62 सीटें कोई सोच सकता है साहब? तो उसके बाद से विरोधियों को लगा कि नहीं भाई, ये तो जमीन पे जो है वो काम कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है तब से जहां से आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता। लोगों की भूख थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमें चाहिए, लोगों ने वोट दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया। पंजाब के लोग जो हैं वो सच्चे बंदों को पसंद करते हैं और जिसके साथ दिल से जुड़ जाएं जुड़ जाएं। आम आदमी पार्टी गुजरात को भविष्य देगी। गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे जिसमें 24 घंटे बिजली होगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही घुसी तो वहां से एक दिल्ली के अंदर हमें चेंज आता हुआ दिखाई दिया। So it started, I think, with the arrest of Satyendra Jain जी, and मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनकी शायद रही होगी कि जो भी अरविंद केजरीवाल के सिर्फ आईज, ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, जो पूरी टीम है, कि अगर हम उस टीम को डिकैपिटेट कर देंगे तो हो सकता है कि काम
रुक जाए। टेबल में बैठे होंगे बीजेपी के 3-4 लोग बड़े बड़े, बोले यार अब केजरीवाल को बेईमान साबित करने का क्या तरीका। किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला, बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं इस आदमी पे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में मैं था। ऐसे तो कोई कर्म किए नहीं थे कि जेल चले जाएं। फिर मैंने कहा ऐसे कर्म भी नहीं किए थे मंत्री बन जाए। तो क्योंकि मुझको पूरा केस पता था तो मुझे लगा ठीक है, एजेंसी अगर अरेस्ट कर रही है थोड़े दिन में छूट जाएंगे। Why are they threatened by us? And the answer to me is very clear. आम आदमी पार्टी केवल एक सरकार या 10 नेताओं की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच है। तब तक जो भी गिरफ्तार होते थे, पॉलिटिकल लोग भी जो गिरफ्तार होते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निकल के आ जाते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। अब ये जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी सीबीआई बुलाया जाता था, ईडी बुलाया जाता था, उनके घर पे रेड हुई, उनके बैंक के लॉकर पे रेड हुई, दिल्ली सचिवालय में उनके ऑफिस में रेड हुई, उनकी यहाँ तक कि उनके पैतृक गांव में भी सीबीआई और ईडी वाले पहुँच गए थे। देखिए हमें तो पता था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास एक भी पैसा नहीं है, और मेरे ख्याल से आज ही ईडी और सीबीआई को भी पता है। मैं तो खुश था कि दिल्ली में एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक मॉल में 27 शराब की दुकानें थीं, वो अब कम हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मैं तो खुश था कि अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और कई राज्य इस पॉलिसी को देख रहे थे, पर अचानक इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो स्कैम हो गया है। अगर एक अच्छी पॉलिसी को ये स्कैम करार देके सीबीआई और ईडी में केस रजिस्टर करा सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो इसमें डीएमएलए में 2 ही कंडीशन में बेल हो सकती है। पहली कंडीशन या तो जो सरकार का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कह दे कि केस नहीं। दूसरी कंडीशन बेल हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डाले गए सारे कागज जांच कर लिए जाएं। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी, लाखों की तादाद में कागज डाल दिए। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को, 10 साल। हमने प्रोसीडिंग्स भी पूरी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह कमेंट्स किए थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये केस कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आपका केस जो है ट्रायल के अंदर 2 मिनट में गिर जाएगा। किस तरह का केस आप बना के लाए हैं, क्योंकि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था, तो दोनों ही के अंदर जमानत उनको चाहिए थी। अब जब जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में। सीधे चलते हैं जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनीष को? जी बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन लगातार जो ईडी है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके उनका टारगेट अरविंद केजरीवाल था। इनको ये लगा था, इनके कैलकुलेशन में, कि पार्टी के साइकी में फर्क पड़ेगा, लोग टूटते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन के मापदंड पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पे पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई कि अब और कोई तरीका नहीं है इनको जेल में डालने। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा तो भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि उनके छोटे भाई जब उनसे मिलने आए, फांसी की सजा हो चुकी थी तब तक, उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ये सितम करने पे आए हैं और हम इनकी सितम की इंतहा देखना चाहते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे? जिस तरीके से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वॉइस को एक स्ट्रक्चर करके जनता और देश के सामने रख रहे थे,
बीजेपी उससे बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने तो अपने घर के सामने एक बैनर भी लगवा दिया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब कहानी जो है अलग लेवल पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ रहे थे कि जब एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं तो देर सवेर ईडी जो है उनको गिरफ्तार करने आएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पार्टी की लीडरशिप का, जिसमें एक खबर आई थी कि ईडी वाले अरविंद जी के घर पहुंच गए हैं 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे। एंड मुझे याद है मैंने ओबरॉय के फ्लाईओवर के नीचे से फिर हमने गाड़ी का यू टर्न लिया था और फिर 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो सिविल लाइंस में है वहाँ पे पहुँचे थे। मुझसे पहले सौरभ भारद्वाज पहुँचे थे वहाँ पे। इतने में उन्होंने बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर दी, बट मैं बैरिकेडिंग से पहले ही जो है वो अंदर पहुँच गया था मैं। तो मेरे को अंदर से किसी का मैसेज आया विच वॉज वेरी सैड थिंग टू इमेजिन। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री अपने घर में ही असहाय है, आप सोचिए। और वहाँ जो पुलिस खड़ी है वो उसके लिए नहीं खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है कि किसी और को आने नहीं देंगे। उसके यहाँ जो ईडी के जो अफसर हैं वो उसको कह रहे हैं कि अब आप बैग पैक कर लो, आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी और उनके सामने। जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूं 17 साल से मैंने नहीं देखा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। तो मेरे मन में एक बात अंदर से आई कि पार्टी खत्म नहीं होने थी, सरकार नहीं खत्म होने थी। तो उस समय जो बाहर थे, जैसे संदीप पाठक बाहर थे जो संगठन के काम देखते हैं, हमारे जो कैबिनेट के जो साथी थे, आतिशी थी, सौरभ भारद्वाज थे, हमारे सोशल मीडिया के जैस्मिन थे। तो फिर हम सब लोग हमारे घर पे ही हमने सबको बोला, सब लोग हम लोग वहीं धीरे धीरे वहीं गैदर हुए। अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पहुंचा वहां, हुआ ये कि लोग पार्टी ऑफिस चले गए और हम और दुर्गेश पाठक जी जो आईटीओ वाला चौराहा है उस पर रुक गए। आईटीओ पे मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही आतिशी और सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया। कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आता, 4 लोग सड़क पे बैठते, 4 लोगों को बस में बिठाते, बस भेजते। आईटीओ के ऊपर एक फुटओवर ब्रिज है, ऊपर अगर आप जाओगे तो मैं लोकेशन चेंज करता रहता था। तो कहीं एक जगह जाके ऐसे शांत खड़ा हो जाता था, फिर मैं देखता था कौन आ रहा है किधर से, तो मैं देखता था उधर से 20 लोग आ रहे हैं। तो उनमें से मैं पहचान जाता था, मोस्टली मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो सबके नंबर थे, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलता था अभी रुक जाओ 10 मिनट, मैं जहाँ बोलूँगा उस डायरेक्शन में जाना। कोई एक डिक्टेटोरियल लीडर है और वो चुनाव से पहले सारे ऑपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार करा लेता है और फिर कहता है कि जी मुझे तो 99% वोट्स आ गए, मैं पॉपुलरली एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हूँ। कैन आई हैव वाटर? इसको इधर रख सकते हैं बगल में, इस टेबल को इधर रख दीजिए। 2013 में सबसे पहले लोगों ने हमें वोट क्यों दिया? हम तो कुछ भी नहीं थे, कभी कहीं सरकार नहीं चलाई थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते थे हमने ये काम करके दिखा दिया हमें वोट दो। अन्ना आंदोलन किया था, तो अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, किसी चीज़ पे अड़ जाए तो करके रहते हैं। ये क्वालिटीज़ जनता को हमारी पसंद आई। इस क्वालिटी को वो ख़त्म करना चाहती थी बीजेपी, तो उन्होंने कीचड़ फेंकना चालू किया, करप्शन किया, केजरीवाल ने पैसे खाए, एक ताना बना बुना गया, लोगों को ज़बरदस्ती करके स्टेटमेंट्स दिलवाए गए, प्रेशराइज कर करके हमारे खिलाफ झूठे बयान दिलवाए गए। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, ये क्या है, बीजेपी कुछ नहीं है कुदरत के सामने। हम लोग कुछ बाहर तिहाड़ के खड़े थे एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि एज ऑफ दैट टाइम
हमारी कोर टीम के 5 लोग उस समय उस दीवार के उस पार थे। मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, सब ऊपर वाले के हाथ में था। और मैंने अपना अंदर समय बहुत मेडिटेशन करते हुए और गीता पढ़ के बिताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो होती है अनसर्टेनिटी। उस 17 महीने में एक बड़ा हिस्सा मेरे अंदर उस सिपाही की तरह छटपटाता रहा जो देख रहा था कि उसकी पूरी फौज बाहर युद्ध लड़ रही है, और वो सिपाही जो हमेशा युद्ध में फ्रंट पे होकर लड़ता था वो आज बैरक में बैठा हुआ है। मैंने प्रयास किया कि घर के लोग 6 महीने तक, जब तक मैं जेल में रहा, मैंने प्रयास किया कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे ना आए, क्योंकि कई बार परिवार के लोग सामने आते हैं मिलने के लिए तो मन में एक अनावश्यक कमजोरी पैदा होती है। तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। फ़ोन पे जब वो वीडियो कॉल पे जब बात होती थी, वीडियो कॉल करते थे तो हंसते थे, लेकिन वो हंसी के पीछे कुछ ना तकलीफ छुपी होती है, क्योंकि पत्नी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन हम लोग को लगता है चलो वो अगर दिखा रहे हैं तो हम लोग को भी ऐसे ही दिखाना। तो हमारे जैसे बच्चे भी आ गए थे तो सारे लोग सब हैप्पी फील करते थे कि पापा हम लोग ठीक है, आप परेशान मत होना और आप ठीक से रहो। एक बारी ना कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था 2 करोड़ का कि सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ की रिश्वत दी। तो मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती थी तो उसका नाम स्कूल में 2 करोड़ ही रखा गया था। तो बच्चों के लिए बहुत, मुझे लगता है ये दौर ऐसा चल रहा है जिसमें कि बच्चों को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है। फैमिली के अंदर अभी तक क्या होता था कि अगर पॉलिटिक्स है तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, अपोनेंट्स के बीच में, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती थी। अब थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया है। नहीं, जब जेल में था तो परिवार को तो मिस नेचुरली करते ही हो आप, और विशेष रूप से जब आपकी वाइफ बीमार हो, आपका बेटा भी केवल कॉलेज में पढ़ता हो। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, उसमें उसने बोला कि अगर आप इस वक्त मेरी चिंता करोगे, अगर आप इस वक्त इस बात को लेके चिंता करोगे कि मैं परेशान हूँ, तो फिर ये मेरी देशभक्ति पे सवाल है। तो मुझे लगा यार बेटा तो बड़ा हो गया। आपने अगर मेरी चिंता में जरा भी वक्त जाया किया तो फिर वो मेरी देशभक्ति का अपमान होगा। दैट वुड बी अ इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म कि अगर मैं देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि आप अपना काम करो, मैं यहाँ पे एकदम सेट हूँ, आपको मेरी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, तो दैट वुड बी एन इंसल्ट टू माय पेट्रियटिज्म एंड आई फेल्ट दैट, आई इवन फील दैट टुडे। फ़ोन आता था, 5 मिनट का फ़ोन होता था वो डेली जो आता था, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मैं बीमार बहुत हूँ या मैं कुछ भी हूँ। हाँ सब ठीक है, खाना खा लिया, हाँ इतना होता था। जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखते, उसको इनह्यूमन माना जाता है। तो मुझे लगातार कई महीने तक सेकेंड फेज़ के अंदर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप जेल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ, इनके अलावा आप किसी से बात नहीं कर सकते। सो आई वॉज ऑल अलोन। आपको चाहिए कोई बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, वो अलाउड नहीं था। मतलब 2 जालियों के बीच में से बात करें, शीशा लगा हुआ है, इधर से फोन पे मैं, उधर से हूँ, एक चीफ मिनिस्टर हूँ, दूसरे चीफ मिनिस्टर से मिलने आया हूँ, सिटिंग दोनों। जेल नंबर 1 में मैं था, जेल नंबर 2 में अरविंद जी थे, उसके बीच में एक दीवार ही थी। कभी कभी लगता था आवाज़ जोर से तो हो सकता है पहुँच जाए उधर। कई बार जेल के अंदर जब ऐसे मौके आते थे, ऐसे मोमेंट्स आते थे जब आदमी कमज़ोर फील करता था, तब मुझे लगता था यार मनीष की तरफ मैं सोचता था कि मनीष को 1.5 साल हो गया, उसकी तो वाइफ भी इतनी बीमार है, वो नहीं टूटा, सो हमें भी हिम्मत रखनी है। ये बड़ा वो था कि उन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। 15 दिन के लिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूँ, और 15 दिन उन्होंने मुझे इंसुलिन दी, मेरा शुगर 350-400 पहुँचने लग गया। जब जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के दौर में जेल गए थे, जब वो जेल गए थे उनकी दोनों किडनी ठीक थी, और 4 महीने बाद जब वो जेल से बाहर आए उनकी दोनों किडनी खत्म हो चुकी थी। Mr. Kejriwal, in fact, wrote to Tihar jail authorities alleging that he was not being administered insulin despite flagging his peaking sugar levels. ये जेल वाले कहते थे कि इंजेक्शन नहीं देंगे,
प्रिस्क्राइब नहीं है। पता नहीं कितने साल से वो इंजेक्शन ले रहे थे, सब प्रिस्क्राइब्ड था। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। ऐसा लगने लगा कि यार क्या ये जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक अलग होती है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको निपटा ही दूंगा। तो ये इंसुलिन वाली बात जो है, ये तो निपटाने वाली बात है। विरोधी होते हैं राजनीति में, लेकिन दुश्मन नहीं होते। कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर्स की कमेटी बनती है, उसके बाद जो है इंसुलिन दी जाती है। आम आदमी पार्टी का मोराल जो था वो डाउन था। क्यों? कि आम आदमी पार्टी जो है वो दो चीज पे चलती है, केजरीवाल का नाम और वॉलंटियर का काम। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि लगा था कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो अब बचेगी नहीं, क्योंकि केजरीवाल के बाद कौन। कई बार ऐसे क्षण आए, ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब there's no coming back from this, we have hit rock bottom. I really admire her for her strength. वो खुद पब्लिक डोमेन में आई पहली बार। मुझे लगता है कि शायद रामलीला मैदान में जब उन्होंने बोला होगा, that was probably the first time that she ever gave a political speech. सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। अच्छा, ओके। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था अरविंद कैसे संभालते हैं। मैं तो बार बार यही सोचती थी कि वो तो हमेशा इसी उसमें रहते हैं। इट्स सच अ टर्मोइल, इट इज़ नॉट ईजी। मेरी पत्नी ने आज तक कभी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कभी वो सामने नहीं आई, आपने कभी उनको नहीं देखा होगा। वो हमेशा शी एंकर्स द हाउस। लेकिन इस दौरान मजबूरी में उन्हें बाहर आना पड़ा, सामने आना पड़ा। कुछ प्लानिंग नहीं थी, इट्स जस्ट दैट कि मैं अरविंद जी से मिलने गई, उन्होंने कहा कि ये मेरा मैसेज पार्टी तक दे दो, क्योंकि ये एप्रीहेंडेड की पार्टी में तो बड़ी खलबली जो भी है। उन्होंने एक मैसेज दिया और उस मैसेज की मैंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी, अरविंद जी का मैसेज। तो वो स्लोली शायद एक एंकरिंग हो गई मेरी, और मेरा एक रोल डिफाइन हो गया, मेरी एक जिम्मेदारी डिफाइन हो गई। और जिस तरह से वो सारे पार्टी के सीनियर लीडर्स से, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे वो देश भर के दूसरे राज्यों के थे, चाहे वो दिल्ली के थे, सबसे मिल रही थी, सबको हौसला दे रही थी और सबको एकजुट रखा उन्होंने। वो मुझे लगता है कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उनके साथ जो है विधायकों की मीटिंग कराई गई ताकि सबका भरोसा बना रहे कि हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी सब कुछ ठीक है। तो वो संवाद पार्षदों के साथ में, विधायकों के साथ में, मंत्रियों के साथ में, सांसदों के साथ में, ये सब सुनीता केजरीवाल ने ये सब किया। मुझे याद आ रहा है कि मार्च के शायद आखिरी दिन रहा होगा, दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली हुई। और वो रैली इसलिए हुई कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, देश में ऐसा पहली बार हुआ। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसकी अगुवाई करी, इस इंडिया ब्लॉक की रैली की, और रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। और उस रैली का जो अचीवमेंट था कि इंडिया ब्लॉक के सारे बड़े नेता उस एक मंच पर आ गए, अपनी सारी जितनी भी उनकी आपसी विवाद हैं, आपसी मतभेद हैं, जो होता है, होगा भी, पहले भी था, आगे भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा था, तो उसको लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तीनों जो हैं उस दिन इंडिया ब्लॉक की रैली में आए। और सारे बड़े नेता जितने गठबंधन में हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों, और उससे जो है एक माहौल बना कि बीजेपी से लड़ने के लिए, या बाद में बीजेपी ने जब ये इंडिया गठबंधन बनते देखा तो एनडीए भी कहना शुरू कर दिया, उससे पहले बीजेपी ही चल रही थी। एनडीए से लड़ने के लिए एक इंडिया ब्लॉक जो है वो अब बन गया है, जिसमें मिलके जो है बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस मॉरल वॉर को हार गई क्योंकि हमारे तमाम नेताओं के गिरफ्तार होने के बावजूद भी हम एक दिन भी डिफेंसिव नहीं थे। ये जेल भेज दें, कितने मुकदमे हमारे पे रोज़ चल रहे हैं, कोर्ट की तारीख आती है, जाते हैं, भुगतते हैं, पुलिस वाले आते रहते हैं, एसएचओ बदलते रहते हैं, रोज़ मुकदमे होते रहे। आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, रुकेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी इसीलिए जिंदा है।
एक अहम मुकाम जो था इस संघर्ष का तब आया जब अचानक से 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। That was the time at which I felt कि शायद हमारी इमोशंस बाहर निकल कर आई। एंड जिस दिन मनीष जी की बेल हुई थी और मुझे याद है उस दिन आई वाज एट अ स्कूल इनॉग्रेशन। आई एम नॉट वेरी प्रोन टू बीइंग, मैं बहुत ऐसे इमोशनल व्यक्ति नहीं हूँ, पर उस दिन तो मैं स्टेज पर ही रोने लग गई थी। मैं एक पब्लिक उसमें थी, इनॉग्रेशन में थी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। इन्होंने स्टडी तो पूरा किया और उन्होंने सीढ़ी भी ठीक बनाई थी, बट वो सीढ़ियाँ ना, इसको ये नहीं पता था कि सारे केजरीवाल के रंग में रंगे हुए। डिले किया जा रहा है, डिले पर डिले, वो मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं, जब बल्कि प्रक्रियागत है। और तुमने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर डाले। तुमने ईडी यूज कर डाला, तुमने सीबीआई यूज कर डाली, एसीबी यूज कर डाली, विजिलेंस यूज कर डाला, दिल्ली पुलिस यूज कर डाली, सारा मीडिया का नैरेटिव यूज कर डाला। पूरी पावर तुमने, मतलब कितनी गन पावर है बीजेपी की, आपने सब कुछ यूज करके इन सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसका रिजल्टेंट क्या है? 0। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को आखिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। हमें पता तो था ही कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर तो आना ही है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। अगर हमने कुछ किया होता तो शायद हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते, जैसे बाकियों ने किया। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जिस खबर का इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लंबे वक्त से कर रहे थे, वो खबर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अभी की बहुत बड़ी खबर, दरअसल अदालत तो ये इलेक्शन डिफाइन करेगा कि आम आदमी पार्टी कहां जाएगी, और अगर ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो वो उस लीग में आ जाएंगे जहां पर ये चर्चा होने लग जाएगी कि अगर 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं। वो चर्चा होगी। नहीं, मैं कभी अपने आप को ऐसे नहीं सोचता कि मैं कभी पीएम बनूंगा, या कभी ऐसे भी नहीं सोचा था कि मैं सीएम बनूंगा। सो पीएम बनना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो भी सरकार आए इसे ख़त्म करना होगा। मैं चुनाव के टाइम में चुनाव लड़ो, आपस में एक दूसरे को गाली गलौच मत करो। आपने जो काम किए वो जनता के सामने रखो, आप जो विज़न लेके आए हो वो जनता के सामने रखो। जनता को जो पार्टी पसंद आएगी उसको जिताएगी। जीतने के बाद सारी पार्टियों को मिलके फिर काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए ताकि सरकार अच्छा काम कर सके, लेकिन एक दूसरे का जेल में डालना ये अच्छी राजनीति नहीं है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना ले। Did you anticipate his resignation, and why did he resign? रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। जब हमने पार्टी बनाई थी तब सभी नेताओं और मीडिया ने कहा था कि इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। जब हमने 2014 में असूलों के आधार पर सरकार छोड़ी तो इन सब ने फिर शोर मचाया कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। लेकिन फिर जनता ने हमें 67 सीटों के साथ जीत दिलाई, और 2020 में
हमने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने अपने काम के नाम पे वोट मांगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगे। सबने कहा कि इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई वोट नहीं देगा, लेकिन जनता ने फिर सबको गलत साबित कर दिया। जनता ने कहा, अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हम आपको पावर देंगे। मैंने तो राजनीति में इतना ही सीखा है कि जब जनता अपना मन बना लेती है तो भले ही उनके सामने कितना बड़ा तानाशाह हो, पूरे सिस्टम की ताकत हो या बड़ी बड़ी पार्टियां हों, जनता सबको ध्वस्त कर देती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं चलता और जनता से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और अब जनता फैसला करेगी। जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का, हम ही तो ख्वाब है रुके न जो।